नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्यव्रत उपाध्याय, वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड यूपीएससी टीचर। आज आप लोगों के बीच में एक नया विषय वस्तु लेकर के आया हूं और उस विषय वस्तु का नाम है कैसी होती हैं प्रशासनिक अधिकारियों की कुंडलियां। देखिए, कुंडली विश्लेषण का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें ऐसे कैंडिडेट जो रिसेंटली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक किए हैं या पिछले 15 से 20 वर्षों के दौरान आईएएस, आईपीएस या स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम निकाले हों, उनका हॉरोस्कोप एनालिसिस का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को उनके जीवन से या संघर्ष यात्रा से कुछ सीख मिल सके और अपनी रणनीति में बदलाव करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकें। तो उसी क्रम में आज एक ऐसे ही अधिकारी का कुंडली विश्लेषण करने जा रहा हूं जो काफ़ी प्रेरणादायक है। देखिए, इनका नाम है नितेश पांडे। थोड़ा सा इनके बारे में एक पूरा विवरण बता देता हूं। इनके जो भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड है एजुकेशन से रिलेटेड या जो भी एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया है वो चार्ट से मैच कर रहा है या नहीं। तो पहले हम इनका पूरा एक बायोडाटा बता देते हैं। देखिए, इन्होंने बीटेक अपना किया था एनआईटी भोपाल से 2007 में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उसी दौरान उनका चयन हो जाता है, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है एक्सेंचर नाम की कंपनी में। 2007 में पास आउट ही होते हैं, तब तक इनका एक्सेंचर में हो जाता है और ये हैदराबाद चले जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं उस कंपनी में। बहुत अच्छी कंपनी थी, पैकेज बहुत शानदार था। बट उसी 2007 में इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो महारत्न कंपनी है। उसमें इनका मैनेजमेंट ट्रेनिंग एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये एक्सेंचर छोड़ करके इन्होंने ज्वाइन कर लिया सेल। ओके, अब सेल में इन्होंने नौकरी स्टार्ट किया और संयोग से मैं भी, मतलब सेल यहाँ पे आसनसोल में है, ठीक है। सेल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं बट इन्होंने ज्वाइनिंग का आसनसोल में हुआ, वेस्ट बंगाल में। अब मैं भी दुर्गापुर में पोस्टेड था एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो हमारा जो परिचय है, आना जाना, इनसे मुलाकात, भेंट मुलाकात वहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। ये तैयारी कर रहे थे कैट की। कैट में इन्होंने 98 परसेंटाइल पहले ही बार में लाया, तो ये हुआ था अगली बार जो 99 आ जाएगा इनका। बट मेरे इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने सिविल सर्विसेज का रास्ता चुन लिया, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी नौकरी में रहते हुए शुरू कर दिया था। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान इन्होंने अपना एक छोटा सा, एक लूसेंट आती है, लूसेंट से अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। बेसिक वहीं से शुरू होता है। बट उसी 2007 के दौरान इन्होंने बीएचईएल का एग्ज़ाम दिया, बीएचईएल भी निकाल लिया। सोचिए, इतने सारे एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं इनके, बीएचईएल इनको भोपाल मिल जाता है। और भोपाल क्या है, इनका होम टाउन। अब ये जो है सेल रिज़ाइन करते हैं, सेल रिज़ाइन करके भोपाल पहुंच जाते हैं, भोपाल ज्वाइन कर लेते हैं बीएचईएल। बहुत अच्छा पैकेज बीएचईएल में। बातचीत हमसे फ़ोन पे होती रहती थी इनकी, मैं वहीं टिका हुआ था अपने दुर्गापुर में। अब ये क्या करते हैं कि इनके लिए मैंडेटरी अटेम्प्ट होता है 2009, मेरे लिए भी होता है कि 2009 में हम नहीं देंगे तो हमारा लैप्स कर जाएगा यूपीएससी। 2009 में देते हैं, फिर 10 में देते हैं, फिर 12 में, 15, 16, इस तरीके से लगातार इन्होंने 4-5 अटेम्प्ट दिया। जनरल के 4 ही अटेम्प्ट होते थे, बट एक 15 और 16 में भी एज रिलैक्सेशन मिला था, कुछ सीसेट में बदलाव हुआ था 2011 में, इस वजह से गवर्नमेंट ने 2 एक्स्ट्रा एडिशनल अटेम्प्ट दिया था। दूसरी बात कि इन्होंने आईएएस मेंस एग्जामिनेशन 5 बार दिया, ठीक है, 5 बार दिया और 5 बार इन्होंने प्री भी क्वालिफाई किया। 5 बार इन्होंने प्री क्वालिफाई किया और साथ साथ 5 बार इन्होंने मेंस भी दिया। और सुनिए, 2 बार इन्होंने इंटरव्यू दिया, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने प्री निकाला। सोचिए, कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं की, विदाउट कोचिंग निकाले थे। पहले अटेम्प्ट इन्होंने प्री निकाला। अब प्री निकाल, हमसे बात हुई तो हम कहा यार मेरा तो नहीं हुआ, इन्होंने कहा कि मेरा हो गया। तो हम कहा हो गया तब आप तैयारी शुरू करो मेंस की। अब प्री निकल गया तो अब मेंस के लिए तैयार तो है नहीं है, तो क्या करेंगे। ये तुरंत आनंद फानंद में इन्होंने छुट्टी उट्टी लिया बीएचईएल से
और ये दिल्ली चले गए। दिल्ली में ये अपना मुखर्जी नगर में अड्डा बनाते हैं। वहाँ पे इन्होंने मुख्य परीक्षा के जो जनरल स्टडी पेपर है और साथ में मेंस में 2 ऑप्शनल हुआ करता था उस समय, तो इनका हिस्ट्री था और पाबेट था। इन्होंने दोनों कोचिंग ज्वाइन कर लिया। तो अपने से भी पढ़ते थे, मेहनती थे, हिंदू खूब पढ़ते थे। अब क्या हुआ कि 2009 का इन्होंने मेंस दिया और हमसे कहे कि भैया मेरा हो जाएगा। ये होता है कॉन्फिडेंस, मेरा इंटरव्यू कॉल आ रहा है। अब सोचिए, पता है क्यों? ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। ये ज्योतिषी कुंडली है, एक ऐसा ज्योतिषी जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी किया, और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा एस्ट्रोलॉजी। सोचिए, एस्ट्रोलॉजी की जर्नी जो है मेरे से पहले इनकी शुरू हुई थी। तो सोचिए, इन्होंने कहा कि मेरा भैया हो रहा है, पहले अटेम्प्ट में ही मेरा इंटरव्यू कॉल आ रहा है। इन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया था। सोचिए, पहली बार इंटरव्यू में 195 नंबर आए थे इनके, बहुत ज़बरदस्त नंबर। दूसरी इंटरव्यू में इन्होंने 215 नंबर, मतलब सोचिए कितना अच्छा है, 195 to 15। और जब भी इनका इंटरव्यू होता था तो ये कहते थे कि अच्छा नहीं गया है, बहुत डिमोरलाइज किया गया, होपलेस किया गया इंटरव्यू बोर्ड द्वारा, बट नंबर अच्छे आते थे। तो इनकी बोलने की आर्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छी तरीके से कहानी गढ़ के बोलते हैं, किसी बात को ह्यूमर क्रिएट भी करते हैं, तो इस वजह से अच्छा गया होगा। और जिन लोगों के इंटरव्यू बहुत अच्छे जाते हैं ना, सोचते हैं कि हम फोड़ के आए हैं, वो उनके नंबर ख़राब मिलते हैं, उल्टा होता है। अब क्या हुआ कि इनका ये हुआ कि यार मेरे तो सारे अटेम्प्ट ख़राब जा रहे हैं, मेरा फाइनल चयन तो हो नहीं रहा है, ठीक है। आप 5 बार इन प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हो, 5 बार मेंस में बैठे हो, 2 बार इंटरव्यू दिए हो, इनको आभास हो गया कि यार मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है। इन्होंने अपना MPPSC भी देना स्टार्ट किया। MPPSC में क्या है, इन्होंने 2013 से 17 के बीच में दिया, प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ, और फाइनली सिलेक्शन इनका 2016 से 17 के बीच में हो जाता है। 3 बार 3 टाइम्स इन्होंने MPPSC फोड़ा, और इनका टारगेट था कम से कम SDM तो मिल जाए हमको, चलो कलेक्टर नहीं बन पाया तो SDM तो बन जाए। लेकिन कुंडली तो प्रॉमिस कुछ और कर रही है कि आपको कुछ और बनना है, तो फिर SDM कैसे बन जाओगे। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में बदला, मैनिपुलेट किया। अपने भाग्य को तो नहीं बदल सकते, लेकिन कर्म को एक सही रास्ता, उन्हें कर्म को सही तरीके से करके अपने बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया इन्होंने। तो पहली बार इनको 2016 में फाइनल सिलेक्शन होता है, महिला बाल विकास डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अच्छी रैंक बहुत नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे में इनके ACTO बने, तो यहाँ पे अच्छी रैंक आई थी, ठीक है। तो कुछ दिन ये वाला नौकरी किए, कुछ दिन ये भी किए, साथ में 2017 में इनका ट्रेजरी ऑफिसर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर इनका चयन होता है MPPSC के थ्रू। अब सोचिए कि फाइनली इन्होंने कहा कि अब मुझे यही ज्वाइन करना, TO, और TO की अच्छी पोस्ट होती है, कूल जॉब होता है। और यहाँ पे इन्होंने ज्वाइनिंग किया, और ये कहते थे कि MP में जो है IAS कैडर जो है जल्दी मिल जाता है TO से, ठीक है। तो इनकी सर्विस जो है बहुत अच्छी चल रही है। और वर्तमान समय में MP सरकार द्वारा, जैसे होता है ना कि MBA करने के लिए गवर्नमेंट भेजती है अच्छे कैंडिडेट को, तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और पूरे MP में मात्र 2 लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। और उन 2 लोगों में नितेश पांडे भी हैं, ठीक है। और ये MBA करने के लिए कहाँ जाते हैं? फरीदाबाद में, जहाँ पे IRS की ट्रेनिंग होती है। वो एक इंस्टीट्यूट है ना वहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अभी नाम शायद उसका कुछ और हो गया, अरुण जेटली के नाम पे हो गया। तो वहाँ पे IRS की ट्रेनिंग होती है, बहुत टॉप क्लास का इंस्टीट्यूट है। वहाँ से ये फाइनेंस में MBA कर रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर है, ठीक है। अब वहाँ से जब ये आएंगे तो इनका ग्रोथ होगा, प्रमोशन होगा, गवर्नमेंट इनको कुछ विशेष दर्जा देगी। तो ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और भी 3-4 एग्ज़ाम्स निकाले हैं, मैं जिक्र नहीं किया हूँ। तो सोचिए,
एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इन्होंने टॉप किया था पूरे एमपी में। बैंक पीओ निकाले थे, बहुत सारे सर्विसेज ये निकाले हैं। मतलब ये कभी एग्जाम्स इनका रुकता नहीं था, रिटर्न तो कभी रुका ही नहीं इनका आज तक। मतलब इनके मैथ्स बहुत अच्छा, रीजनिंग बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बेहतरीन। मतलब इनका माइंड, दिमाग, मैंने इनके जैसा दिमाग अभी तक नहीं देखा। मेरे साथ लड़के रहते थे मुखर्जी नगर में, बहुत ऐसे कैंडिडेट जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बने, वो उनकी किस्मत थी, भाग्य था। बट इनसे अच्छे कैंडिडेट पढ़ने में तो नहीं थे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब बात करते हैं कुंडली की। कुंडली देखिए इनका, नीतीश जी का, ये है सिंह लग्न कुंडली। बहुत स्थिर होता है व्यक्ति, बहुत फिक्स होता है, अपने अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड होता है, ज़िद्दी होता है, पीछे नहीं हटता है। बहुत बढ़िया कुंडली। ऐसे लोग पता है किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ये राजा बनना चाहते हैं, क्योंकि किंग होता है ना लियो, साइन ऑफ लियो किंग होता है, आत्मा होता है, आत्मकारक होता है, राजा होता है उस कुंडली का। अब इसका स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है इस कुंडली में? सूर्य बैठा हुआ है छठे भाव में। फंस गया ट्रैप में। 6, 8, 12 में मेरा फंडा क्या है कि लगन यदि 6, 8, 12 में फंसा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको वो पदवी नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हो, क्योंकि आप वहाँ पे संघर्ष कर रहे हो ना किसी और चीज़ों में। रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, झूठे आरोप में आप फंसे हुए सूर्य। बट छठा भाव होता है हाउस ऑफ कंपटीशन भी होता है, मतलब कंपटीशन की जो भावना आपके अंदर प्रबल है। और सूर्य की जो डिग्री है ना, उसको एक बार देखते हैं थोड़ा सा। देखिए सूर्य जो है 19 डिग्री पे है, पूर्ण बलवान है, डिग्री वाइज बलाबल ज़बरदस्त है। तो डिग्री वाइज बलाबल अगर ज़बरदस्त है तो छठे भाव में भी जाएगा तो संघर्ष करके वहाँ पे कुछ ना कुछ झंडा बुलंद करेगा ही करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सूर्य की युति बुध से बन रही है और साथ में गुरु की बन रही है। गुरु देखिए इस कुंडली में नीच का हो जाता है, मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, हम जानते हैं। तो देखिए गुरु इस कुंडली में योग कारक है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है, साथ साथ में अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से इस कुंडली में गुरु शुभ है, और चूंकि लग्नेश का अति मित्र है तो इसलिए योग कारक हो गया। परंतु मुसीबत ये है कि ये नीच का हो गया। अब बात करते हैं शनि की। शनि जो है 4th हाउस में बैठा हुआ है और वह अपनी पहली दृष्टि से, मतलब तीसरे भाव पर दृष्टि डाल करके गुरु को नीच भंग कर रहा है। एक चीज़ जान लीजिए, कहीं से भी राजयोग बन गया, चाहे कितनी भी खराब कुंडली है, तो वो आपको अगर महादशा अच्छी रन कर रही है तो आपको फल मिलेगा। मतलब गुरु का नीच भंग हो गया। अब जब भी गुरु में शनि की महादशा चलेगी, अंतरदशा, या शनि में गुरु की अंतरदशा लगेगी, या कहीं से भी गुरु और शनि की सूक्ष्म दशा, प्राण दशा यहाँ लग गई, तो इस जातक को ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। ये सेटअप हो चुका है प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन को हम रीड करेंगे बाद में। दूसरी बात कि 4th हाउस में सैटर्न अगर बैठा हुआ है तो इंसान जो है अपने घर से दूर रहेगा, ये फल है। आप चेक कर लो अपने चार्ट में, शनि अगर आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है तो आप अपने घर से दूर रहोगे। अब दूर रहने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपकी सर्विस, जॉब, जो भी कारण हो सकता है, या घर से लड़ाई झगड़ा। अब आते हैं, देखिए शुक्र। शुक्र इनकी कुंडली में पाइसेस में बैठा हुआ है, उच्च का है। घर तो खराब है, 8वां भाव जो खराब होता है, लेकिन उच्च का है। और किस भाव का स्वामी है ये? शुक्र। शुक्र जो है 10म भाव का स्वामी है, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन इनको क्या मिलेगा? शुक्र जो है यहाँ पे बैठ गया, प्रोफेशन का जो है ग्रह है शुक्र, वो 8th हाउस में बैठ गया। तो प्रोफेशन भी आपका इनका फाइनेंस से रिलेटेड होगा, क्योंकि प्रोफेशन का स्वामी क्या है? शुक्र है। तो शुक्र का जो भी प्रोफेशन होगा, फाइनेंस, टैक्स से रिलेटेड, रिवेन्यू से रिलेटेड। और सर्विस भी इनको कौन सी मिल रही है? ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स से रिलेटेड, रिवेन्यू से रिलेटेड। अगला पॉइंट कि जैसे चंद्रमा इनका देखिए उच्च का है, इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है उच्च का है।
टॉरस में उच्च का होता है, बट टॉरस में भी देखिए 0 से 3 डिग्री के बीच में अगर चंद्रमा हो तभी उच्च का माना जाता है, बाकी वो मूल त्रिकोण में माना जाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी है। राहु जो है इनका 9th हाउस में है। ठीक है, बट भावचलित कुंडली में राहु इनका 10th भाव में भी आ जाता है, तो 10th भाव का भी परिणाम देगा। ठीक है, 10th भाव में आकर के चंद्रमा राहु जो है इनको इंजीनियर बना देता है। तो चंद्रमा इनकी अच्छी पोजीशन में है। शुक्र भी इनकी अच्छी पोजीशन में कहेंगे क्योंकि उच्च का है, तो 2 ग्रह इनके उच्च के हो गए। बट गुरु नीच का हो गया। गुरु नीच का हो गया मतलब कि आपको वो परिणाम नहीं देगा जो आप चाह रहे हैं, आप वो नहीं देगा आपको। क्यों, कैसे वेरीफाई करेंगे इस चीज़ को? चंद्रमा का नक्षत्र देखिए, चंद्रमा जो है मृगशिरा में है। मृगशिरा वाले जातक जो चीज़ सोच लेते हैं कि हमें ये चीज़ करना है, वो उनको कभी नहीं मिलता है। हमेशा जो चाही हुई चीज़ से वो नीचे की चीज़ ही प्राप्त होती है। आईएएस चाहोगे तो आईएएस कभी नहीं मिलेगा, पीसीएस मिलेगा। पीसीएस चाहोगे तो पीसीएस नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, लेखपाल बन जाओगे। ये मृगशिरा का फल है। वो तलाश है ना, हिरन जो है तलाश करता है, वो सिर नीचे करके अपने हर जितने अच्छे अच्छे घास है खाते हुए जाता है, और एक ऐसे घास की कल्पना करता है जो कि उसको खाने के बाद अमर हो जाएगा, और हिमालय मिलती है वो सोमरस जैसा कुछ, उसको प्राप्त नहीं होता है हिरण को। इसीलिए मृगशिरा वाले जातक को वो चीज़ नहीं मिलेगी। पढ़ने में बहुत अच्छे रहेंगे लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी जो उन्होंने चाहा है। ठीक है, अब बात करते हैं लगन। देखिए लगन इनका जो है ना पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो हमेशा जातक को अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में या तो चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी में हो या लगन हो, तो ऐसे जातक को पहली बार में ही सफलता मिलती है। कुछ भी सफलताएं मिलेंगी इनको पहली बार में। देखिए सारे एग्जाम्स इनके पहली बार में निकल रहे हैं, प्री निकल रहे हैं, मेंस निकल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। भले ही पूर्ण सफलता ना मिले कि सारे एग्जाम्स इनके प्री में, मतलब रिटर्न तो कभी इन्होंने फेल ही नहीं हुआ। ये कैंडिडेट रिटर्न कभी फेल नहीं हुआ। कोई भी एग्जाम का रिटर्न दिए ये 100% उसमें सफल हुए। तो ग्रहों का प्लेसमेंट देखिए, सारा प्लेसमेंट देखने के बाद ये लगा कि इनका सूर्य जो है 19 डिग्री का है, बहुत मजबूत है, डिग्री वाइज बराबर इसका अच्छा। और छठे भाव में सूर्य जो है ना, भले ही लग्नेश है ना, लग्नेश तो हमेशा शुभ होगा, और छठे भाव में सूर्य जो है अच्छा रिजल्ट देता है, राहु अच्छा रिजल्ट देता है, मार्स अच्छा रिजल्ट। जितने भी बुरे ग्रह हैं, बैड प्लैनेट हैं, ठीक है, मैलेफिक प्लैनेट, खराब ग्रह खराब भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा अच्छा जो ग्रह होता है अच्छे भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। अब खराब ग्रह का मतलब ये होता है कि उसका जो कारकत्व है वो क्रूएल है। ठीक है, मतलब कि सूर्य जो है ना वो शुभ ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। उसका जो नेचर है ना वो गर्म है ना, वो क्रूएलिटी उसके अंदर है, गुस्सा है। तो ऐसे व्यक्ति को खराब जगह पे भेज दोगे तो अच्छा रिजल्ट देगा। एक सन्यासी को आप बैठ कहोगे कि यार तुम शराब खाने में बैठ जाओ, जा करके बार में बैठ जाओ, तो सन्यासी अच्छा रिजल्ट देगा? सन्यासी का इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा वहाँ पे। ठीक है, जबकि एक शराबी को कह दिया जाए कि ऐसे मंदिर में जाकर बैठो जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग बैठते हों, तो वहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो बुरे लोग जो है अच्छे जगह पे जाके अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और अच्छा जो व्यक्ति होगा बुरे जगह पर जाएगा तो हमेशा उसका इंप्रेशन बुरा पड़ेगा। तो सूर्य जो है लड़ भिड़ करके वहाँ पे रिजल्ट ले लेगा छठे भाव में। अब जो भी हमारा रिजल्ट इनका मिलेगा, नीच भंग कर रहा है शनि, गुरु की महादशा चलेगी या शनि की महादशा चलेगी तो इनको फल प्राप्त होगा। आइए देखते हैं इनका महादशा कौन सी रन कर रही थी उस समय। 2007 से सारे रिजल्ट निकल रहे हैं। ठीक है, देखिए इनकी जो गुरु की महादशा है ये 2007 से ही शुरू हुई है। ठीक है, 2009 लिखा हुआ लेकिन उससे पहले से रन कर रही है। आई थिंक 2008 से शुरू हुई है। ठीक है, और गुरु की महादशा देखिए यहाँ से, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे चला गया था, यहाँ से देखिए गुरु की महादशा इनकी, यहाँ राहु खत्म हो रहा है यहाँ पे साथ में,
और 7 से 23 के बीच में गुरु की महादशा चलेगी। ठीक है, 2007 से 2023। अब देखिए गुरु की महादशा 7 से स्टार्ट हो रही है और सारे रिजल्ट्स इनके देख लो ना, सारे रिजल्ट्स इनके 2007 से ही शुरू हुए हैं। 2007 में सेल, भेल, IAS प्री इन्होंने 5 बार निकाला, 5 बार मेंस दिया, 2 बार इंटरव्यू दिया। ये नीच भंग राजयोग का ही तो परिणाम है। अब बात यह है कि गुरु में शनि जब आएगा अंतरदशा के रूप में तो इनके फाइनल रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ही गुरु में शनि आएगा तो नीच भंग राजयोग पूर्ण रूप से फलित हो जाएगा। तो 7 से 23 में गुरु चल रहा है। अब अंतरदशा देखते हैं कि गुरु में शनि कब लगेगी। तो गुरु में गुरु आपका 2009 तक है, गुरु में शनि 2012, मतलब कि 9 से 12 के बीच में, अर्थात 2009 से लेकर के 2012 के बीच में ये कोई भी एग्ज़ाम्स देंगे तो उसका परिणाम इनको 100% प्राप्त होगा। और देखिए उसी के बीच में इन्होंने सारे एग्ज़ाम्स निकाले, उसी के बीच में इन्होंने इंटरव्यू 2 बार दिया। PCS जो है MPPSC भी इन्होंने 2012 में ही दिया था, मेंस भी 2012 में ही हुआ था, रिजल्ट थोड़ा सा लेट से आया, 2016 वाला में आया था। तो इनका जो पूरा जो फल प्राप्त हुआ है 2009 से 12 के बीच में, क्योंकि गुरु और शनि का जो नीच भंग का कॉम्बिनेशन है ये पूरी तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कि इनकी योगनी कौन सी चल रही थी। योगनी भी इनकी देखिए 2011 से 18 के बीच में चल रही थी सिद्धा, और सिद्धा का जो होता है स्वामी होता है शुक्र होता है, और शुक्र इनकी कुंडली में एग्जाल्टेड है, उच्च का है। तो कौन सा फल मिलेगा? शुक्र वाला फल एक्टिव हुआ। और शुक्र किसका किसका कारकत्व? फाइनेंस का है, रेवेन्यू का है, टैक्स का है। तो इनको सर्विस भी टैक्स से रिलेटेड ही मिली। ठीक है, अब थोड़ा सा पोजीशन देखते हैं ना कि भाई जो प्लैनेट की महादशा रन कर रही है वो कहाँ बैठा हुआ है। गुरु चल रहा है, ठीक है, गुरु नीच का है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन नवांश में देखिए गुरु इनका 4th हाउस में बैठा हुआ है। और साइन ऑफ एक्वेरियस में, साइन ऑफ एक्वेरियस क्या होता है? चौड़ा रास्ता दिखाता है इंसान को बड़ी सफलता दिलवाता है। अगर यही गुरु जो है 6, 8, 12 में यहाँ भी बैठ जाए तो पीड़ित हो जाएगा, परंतु 4th हाउस में नवांश कुंडली में बैठ करके अच्छा रिजल्ट दे रहा। शुक्र की भी योगनी चल रही थी, शुक्र भी इनकी देखिए बैठा हुआ है 10th हाउस में, हाउस ऑफ प्रोफेशन में। मतलब सारी चीज़ें मैच करती हुई दिख रही हैं। D10 चार्ट फाइनल देखते हैं कि D10 चार्ट मतलब क्या प्रॉमिस कर रहा है। D10 चार्ट में भी देखिए तो इनका गुरु जो है केंद्र में बैठा हुआ है लिब्रा साइन में। लिब्रा साइन में गुरु बैठ करके, लिब्रा साइन में क्या होता है? स्वामी शुक्र होता है, मतलब इनको फाइनेंस सर्विस ही दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो यहाँ भी देखिए शुक्र बैठा हुआ है इनके सैजिटेरियस में। मतलब जितने भी इनकी ग्रह दशाएं मतलब कि शुक्र की चल रही, योगिनी दशा, गुरु की महादशा चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें केंद्र में बनती हुई दिख रही हैं। केंद्र या त्रिकोण, यहाँ 6, 8, 12 कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। तो फाइनली क्या है कि इनको सफलता मिलती हुई दिख रही है। अब शनि देखिए, शनि की अंतर्दशा जब लगी तो इनको विपरीत, इनको जो है नीच भंग राजयोग फलित हुआ। शनि इनमें, इनकी कुंडली में यहाँ पे D10 चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है? 5th हाउस में बैठा हुआ है, त्रिकोण में। शनि यहाँ पे भी देखिए बैठा हुआ है D9 चार्ट में, केंद्र में बैठा हुआ है 10th हाउस में। तो बेसिकली जो दिखता है ना लगन चार्ट, वो पेड़ होता है, और नवांश और दशमांश क्या होता है? फ्रूट्स होता है, कि उसके जो फ्रूट्स हैं आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और आसानी से मिलेंगे या संघर्ष करके मिलेंगे। कितना भी खराब लगन चार्ट हो, लेकिन अगर नवांश में ग्रह अच्छी अवस्था में बैठे हों, अच्छे पोजीशन में बैठे हों, D10 चार्ट में अच्छे पोजीशन में बैठे हों, तो वो काम नहीं करता है लगन चार्ट, नवांश काम करता है वहाँ पे। तो एक तरह से एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है नवांश और दशमांश का स्टडी। इससे हम जो है वेरीफाई करते हैं कि जो भी प्रॉमिस हो रहा है वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मेरा जो ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, इसमें
जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मेरे साथ के भी कुछ हैं, कुछ लोग थोड़ा सा दूर के हैं, तो मेरे पास सारा डेटा है। अगली जो कुंडली होगी किसी आईएएस आईपीएस की होगी, ठीक है। एक हमारे ही मित्र हैं, वो आईपीएस हैं, इस समय बंगाल में इस समय कमिश्नर हैं, शायद हावड़ा में पोस्टेड हैं। तो उनकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक हमारे मित्र हैं कलेक्टर, इस समय डीएम हैं कौशाम्बी में। तो जितने भी आईएएस आईपीएस की कुंडलियाँ होती हैं थोड़ी सी स्मूथ होती हैं, लगेगा देख करके यार सारे ग्रह गजब के बैठे हुए हैं। 6 8 12 से कनेक्शन नहीं है उनका, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, महादशा भी वैसे ही स्मूथली रन कर रही है। इस कुंडली का विश्लेषण करने के पीछे का रहस्य ये है कि इनका संघर्ष देखिए। ये खुद ही ज्योतिषी हैं, इन्होंने अपना रेमेडीज मार्गदर्शन, मेरे द्वारा भी कुछ थोड़ा बहुत मार्गदर्शन इन्होंने प्राप्त किया और अपने लाइफ स्टाइल को बदला। इनकी डेली रूटीन ज़बरदस्त थी। सुबह उठ जाते थे बहुत, ठीक है, सूर्योदय से पहले, और खूब पढ़ते थे, टाइम के पंक्चुअल थे, फोकस थे, सबसे बड़ी चीज़ फोकस। मतलब 6 8 12 में ही सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं, आप देख लो, तो रिजल्ट तो यहीं से मिलेगा ना। केंद्र का रिजल्ट तो मिलेगा नहीं आपको, 6 8 12 से ही लेना है। तो 6 8 12, 6 8 ऐसा भाव होता है जो कि फ्री विल का होता है। छठा भाव आपका डेली रूटीन है, छठा भाव हाउस ऑफ कंपटीशन है। डेली रूटीन जब आप सही करोगे ना, तो आपका 8th हाउस एक्टिव हो जाएगा। सीक्रेट नॉलेज है 8th हाउस। तो आप अपने जीवन में बदलाव करिए, ताकि जो सबकॉन्शियस ब्रेन में जो ग्रहों के मैसेज आ रहे हैं उसको आप ब्लॉक कर सको। और ये आपके पास ईश्वर ने फ्री विल दिया हुआ है, उसने तो सॉफ्टवेयर में फिट कर दिया। ब्रह्मा जी ने सॉफ्टवेयर में फिट कर दिया ये सारे डेटा कि भैया ये पास्ट लाइफ के कर्मा है, आपको भोगने हैं इसमें कलयुग में। परंतु ये आपको फ्री विल विष्णु भगवान ने दिया हुआ है कि आप अपने उस जो दुष्चक्र है ना माया का, उससे आप बाहर निकल पाए, एक छोटा मोटा मोक्ष प्राप्त कर लें। मोक्ष भी कई तरीके के होते हैं। एक अल्टीमेट मोक्ष होता है कि भैया आप इसमें इस दुनिया में वापस आना ही नहीं है। लेकिन जो ये माया का जो परत ओढ़े हुए हैं कि हमको सुबह जगना नहीं है, हमको अपनी मर्जी चलानी है, हमको खूब स्पाइसी फूड खाना है, उसको जस्टिफाई भी कर रहे हो, तो ये माया ही है, उसी से तो बाहर निकलना है। जैसे ही बाहर निकलोगे आपको एक साफ साफ चीज़ें दिखेंगी। एक गंदा पानी होता है ना एक तालाब का, आप उसकी तलहटी को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे गंदगी है। लेकिन जैसे ही वो जल स्थिर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सारे गंदगी उसकी तलहटी में जम जाएगी, तो आपको इसकी तलहटी साफ साफ दिखेगी। तो ये जो गंदगी है, परत जम चुकी है ना आपके दिमाग में, उसको साफ करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके ध्यान साधना मेडिटेशन, ब्रह्मचर्य का पालन और पंक्चुअलिटी फोकस, इन सारी चीज़ों से ही आएगी, ठीक है। पहले अपना जीवन तो बदलो। इतनी ऊंची सोच है, इतनी ऊंचे लक्ष्य है ना, आईएएस जो ख्वाब देखते रहते हो, बड़े खुश होते रहते हो ना, अगर आपकी आदतें उससे मैच नहीं कर रही हैं ना, तो फिर आपका एग्ज़ाम कभी ज़िंदगी में नहीं निकलेगा, सोच भी नहीं सकते हो तुम। आपके आदर्श जब ऊंचे हैं, जब लक्ष्य ऊंचे हैं, तो आपकी आदतें भी ऊंची होनी चाहिए। आप आपका मोराल बहुत हाई होना चाहिए, आपका कंडक्ट बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। तो अपनी आदतों को सुधारिए, अपने अपने आप को राख बना दो, जला करके बिल्कुल, और उस राख से तुम पैदा हो जाओ फिर से, ठीक है। जैसे सोना को तपाया जाता है ना आग में, तो अपने आप को पहले जला डालो, पूरा ख़त्म कर दो। अब जलाने का मतलब ये नहीं कि आग लगा करके ख़त्म कर लो अपने आप को, जलाने का मतलब अपने आप को तपाओ। आप तुम्हारी जो बिस्तर है ना लोहे की होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास का बिस्तर लगाया हो, बिल्कुल सेज की तरह तकिया वकिया मस्त सो रहे हो, नहीं। संघर्ष करो, ठीक है। कम सो, 6 घंटा काफ़ी है। कम खाना खाओ, अच्छा हेल्दी खाना खाओ। कम मतलब कपड़े भी पहनो तो ब्रांडेड पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, साफ कपड़े पहनो, ठीक है। किताबों में ज़्यादा खर्च करो, खूब किताब खरीदो, अच्छी अच्छी किताबें खरीदो, परचेज करो, उसको पढ़ो। तब जा कर के ये सारी चीज़ें बनेगी, बिल्डअप होंगी, तब उस लायक बनोगे। उस लक्ष्य के लायक बनने के लिए अपने आप को तैयार करिए, तभी कुछ संभव हो पाएगा, तभी कुछ फ्री विल काम करेगा, तभी छठवां भाव काम करेगा।
और आप कुछ कर पाओगे। आईएएस नहीं बने तो कम से कम पीसीएस तो बन जाओ, कुछ तो बन जाओ, ताकि यार तुम्हें कुछ सम्मान मिल पाए। ख्वाब देख रहे हो आईएएस का, लेकिन वो मिलेगा नहीं, वो उसका रिजल्ट 0.2-0.3% होता है। जितने लोग भरते हैं फॉर्म ना, उसके रेशियो में कुछ भी नहीं है। लेकिन यार स्टेट सिविल सर्विसेज में भी कोई एग्ज़ाम निकाल लोगे तो प्रमोट करके तुम अगर एसडीएम बन गए तो प्रमोट करके 10-15 साल में कलेक्टर बन जाओगे, आईएएस बन जाओ, कैडर मिल जाएगा तुमको। स्टेट में डीएसपी बने हो तो आईपीएस बनने के चांस हैं तुमको 10-15 सालों में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो भी सीरीज होगा उसमें भी बहुत सारे जो हमारे कई सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके चार्ट का एनालिसिस करूंगा जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अच्छे पोस्ट पे हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।